नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छे लोगों को जमीन के बारे में पूरी समझ आए। वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो डाल रखी हैं जिनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी सीखने के लिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर, क्योंकि इससे पहली जो वीडियो थी वो हमने बनाई थी, अगर किसी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाता है, यानी सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर से, चारागाह के ऊपर से, खलिहान के ऊपर से, आप चाहे तो मैंने उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसे पूरा देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि क्या अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर, जो सरकारी भूमि है, जो ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर आप खेती नहीं कर सकते और सरकारी है, और उसके ऊपर फसल बोली है, तो उस व्यक्ति की फसल को उसे काटने नहीं जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने फसल बोली है, फसल उसकी पक जाती है और वो भूमि ग्राम समाज की है, और उस तो वो भूमि नीलामी में छुटाई और ना ही उस भूमि को उसने किसी से ठेके पर लिया। इस प्रकार की जो भूमि होती है वो गांव के अंदर होती है। खासकर सभी लोग ऐसी भूमि के ऊपर यार सोचते हैं कि क्यों ना हम बीज छिड़क दें यार, फसल हो ही जाएगी, ऐसे भी तो खाली पड़ी हुई है। जी नहीं, इसकी भी इजाजत आपको लेनी पड़ती है। और मैं एक वीडियो में बताया कि समाज जितनी भूमि होती है उन सबका मालिक कौन होता है, यानी ग्राम प्रधान के अधिकार में ही आती है भू प्रबंधक समिति, क्योंकि गांव का जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है, और वहीं पर जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है यानी छोटा प्रधान। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि को अपने जोत में मिलाकर या फिर ऐसे ही कब्जा कर उसके ऊपर कर रहा है, तो क्या उसकी खेती उसे करने दिया जाएगा या उसके बदले उसे कुछ लगा देना पड़ेगा? अगर वहां से उसकी फसल को एक बार छोड़ दिया जाता है और वो उसी भूमि पर दोबारा कब्जा करता है और फिर फसल बो देता है, तो क्या? तो चलिए इन सब बातों को जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, क्योंकि आजकल मैं उस नियम को आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी बना रखी है जिसमें नियम बता तो रखा है लेकिन आपको दिखाया नहीं है। तो आज मैं आपको वो नियम भी दिखाऊंगा, और चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं जाकर उसे समझते हैं। साथियों, आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ उन नियमों को रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपके सामने पहले उस नियम को खोल लेता हूँ और फिर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी यानी मैं दे देता हूँ। साथियों, आपको बता दूं कि नियम है 115(6) उत्तर प्रदेश जोत भूमि व्यवस्था एवं जमींदारा विनाश 1950, यानी कि उत्तर प्रदेश की जमींदारा एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत नियम 115(6), यानी कि ये आपके सामने 115(6) का नियम है। और ये नियम क्या कहता है? यदि भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उस पर खेती कर ली है तो उस भूमि पर उस समय तक उसका कब्जा रहने दिया जा सकता है जब तक कि वह फसल काट ना ले, केवल उस दशा में कि वह लागू स्वीकृति यानी मरूसी दरों के हिसाब से गणना की गई लगान की 100 गुना धनराशि भुगतान करे। अब आपकी समझ में आया होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उसकी भूमि को रहने दिया जाएगा, उसकी फसल को रहने दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मरूसी दरों के हिसाब से गणना करके उसकी 100 गुना धनराशि का भुगतान कर दे, जो यथास्थिति सिंचित ग्राम कोष अथवा ग्राम सभा के भिन्न स्थानीय प्राधिकारी यानी कोष में जमा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई नेता आया उसे लेकर पी गया या लेखपाल आया उसे लेकर पी गया। वो धनराशि गांव के कोष के अंदर जमा की जाएगी
और आपको वहीं पर मैं आपको बता दूं, यदि संबंध व्यक्ति उपयुक्त धनराशि को जेवी आकार पत्र 49 क में दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा न करे तो फसल सहित उक्त भूमि का कब्जा यथा स्थिति भूमि प्रबंधक समिति के स्थानीय प्राधिकार को दे दिया जाएगा। अगर वो मरूसी दर के हिसाब से उस भूमि का यानी 100 गुना लगान या उसका जो है पैसा नहीं जमा करता है तो उसके बारे में बताया गया है कि फसल सहित उस भूमि का कब्जा यथा स्थिति भू प्रबंधक समिति को कर दिया जाएगा और उसे फिर फसल काटने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस पर प्रतिबंध भी यह है, क्या है कि तत्पश्चात यदि वह व्यक्ति यति गांव का सभा और स्थानीय प्राधिकारी को अधिरिक्ता के भीतर उसी भूमि या किसी अन्य भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करे तो वह ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और उसे उसके फसल काटने ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा फसल सहित उस भूमि का कब्जा यथास्थिति भू प्रबंधक समिति को कर दिया जाएगा। यानी कि चलो एक बार तो उसने फसल बोली और फसल बोने के बाद उस व्यक्ति ने जो है भू प्रबंधक समिति को 100 गुना मरूसी दर के हिसाब से यानी लगान भी दे दिया, वो ग्राम के कोष में भी जमा हो गया, लेकिन वो अगले साल फिर उसी के ऊपर अगर कब्जा करता है तो फिर कोई लगान की आवश्यकता नहीं। उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर केवल उसने फसल बो दी है तो वो फसल भी नहीं काटने दिया जाएगा और उस व्यक्ति की सारी भूमि और फसल सहित भूमि प्रबंधक समिति, गांव की भूमि प्रबंधक समिति होती है, उसे अपने कब्जे में ले लेगी और यहीं पर आगे चलकर बताता हूँ उसकी क्या कार्रवाई यानी होगी। अब हम फिर दोबारा स्क्रीन पर आ गए हैं और दूसरा नियम देखते हैं कि उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई व्यक्ति फिर से कब्जा कर लेता है तो फिर क्या कहता है वो नियम कि उपधारा 2 उपनियम का 1 की बात यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी व्यक्ति की अभियोजित करने की वर्जित नहीं होगा करेगा जो कि अधिनियम या भारतीय दंड संहिता की धारा यानी 447 के अंतर्गत नियमों के अधीन बेदखल किए जाने के बावजूद दूसरी बार उस भूमि पर अतिक्रमण को करे। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर वो दूसरी बार उसके ऊपर अतिक्रमण करता है, फसल बोता है, तो दूसरी बार उसको कोई माफ़ी नहीं होगी और उसकी सारी फसल ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति के अधिकार में चली जाएगी। अब बात करते हैं नियम 115/6 कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। नियम 115/6 क्या कहता है कि प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में जेवी आकार पत्र 49 में एक रजिस्टर रखा जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस काम को बार बार करते हैं, जिसके धारा 122 के अधीन कार्रवाई में दी गई क्षतिपूर्ति और प्रतिकार के मुद्दे वसूल किए जाने के लिए आदेशित धनराशि विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। यानी कि ऐसा रजिस्टर होगा कलेक्टर के यहाँ जो इस काम को बार बार करता है, उस व्यक्ति को धारा 122 के अधीन कार्रवाई जो है के लिए दी गई क्षतिपूर्ति और उस व्यक्ति को जो है जिस प्रकार से उसने कब्जा किया है उसकी क्षतिपूर्ति वो देगा और ऐसे आदेश उस जेवी आकार पत्र के अंदर 49 के अंदर लिखे जाएंगे। तो है कि फिर क्या होता है कि नंबर 2 इसी का ही उपधारा नंबर 2 क्या कहते हैं, प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा भी यानी तदमस्य यानी रजिस्टर रखा जाएगा और ऐसा ही रजिस्टर एक तहसीलदार के कार्यालय में भी रखा जाएगा जिसमें ऐसी कार्रवाई में किसी नए क्षतिपूर्ति तथा प्रतिकार की वसूली दिखाई जाएगी। जैसा रजिस्टर कलेक्टर के यहाँ रखा है ऐसा ही रजिस्टर एक तहसीलदार के यहाँ भी रखा हुआ है। तहसील में रखे गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का यानी मिलान कलेक्टर के द्वारा रखे गए रजिस्टर में की जाएगी। यानी कि तहसीलदार को लगता है कि नए आदमी ने फिर ऐसा केस आया तो वो रजिस्टर में दर्ज करेगा, उसे ऊपर जो है उसका मिलान जो है
जो कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर है, यानी नियम 122 डबल ख के अंदर का जो रजिस्टर है उसके अंदर मिलान करेगा और दोनों को रजिस्टर की प्रविष्टियों को मिलान कलेक्टर के द्वारा रखे गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को शुद्धता और सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। नंबर 3, इसी नियम 115 डबल 6 का नंबर 3 उपनियम क्या कहता है कि धारा 122 ख के अधीन कार्रवाई में दी गई क्षतिपूर्ति तथा प्रतिकार की वसूली की प्रगति और रिपोर्ट्स प्रतिवर्ष 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर तक राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ को भेजी जाएगी, जहाँ पर किसी भी राज्य का, ये लखनऊ की बात चल रही है। लेकिन अब आपका अगर राजस्व परिषद उत्तराखंड के अंदर है तो गढ़वाल कमिश्नर को भेजे जाएंगे। ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो भी कमिश्नर होता है यानी उस कमिश्नर को भेजे जाएगी। जो प्रदेश का कमिश्नर होता है किसी भी प्रदेश का, उसके कमिश्नर को भेजी जाएगी। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि जिले के इस प्रकार के प्राप्त रिपोर्ट को समेकित करने के पश्चात परिषद उसे राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेगा। यानी कि वो जब कमिश्नर के यहाँ जाएगी तो कमिश्नर उसे फिर कहाँ भेजेगा? यानी कि सरकार के पास भेजेगा। देखिए 122 के बहुत लोगों के खिलाफ मुकदमे होते हैं और वो लंबे चले जाते हैं। तो जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से ये मामले लंबे चले जाते हैं। क्या कहता है नियम, यानी कि वो सब मामले दोबारा उसके पास चले जाएंगे 3 में। और नियम 115 जय क्या कहता है? नियम 115 जय 115 घ से के नियम 115 6 के उल्लेखित किसी बात के यदि के व्यक्ति को किसी ऐसे विषय के संबंध में लिए कलेक्टर के आदेश दिया हो तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अनुसार आधिकारिकता युक्त समर्थन, यानी कि न्यायालय में अपना अधिकार स्थापित करने का वर्जित नहीं करेगा और उसके बाद वो किसी न्यायालय में हस्तक्षेप यानी कि नहीं करेगा। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए खास थी कि ऐसे मुद्दों के ऊपर मुझे रोज कॉल आते हैं और रोज कॉल आने का मतलब ये है कि लोग इस प्रकार की भूमि पर कब्जा करके फसल बो रखी है। इस वीडियो में बताया है कि अगर आप ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा करते हैं और ऐसी भूमि को कब्जा करने के बाद फसल बो लेते हैं तो उसकी संपूर्ण प्रक्रिया यही है जो मैंने आपको बताई। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला क्योंकि मैंने नियम आपको स्पष्ट दिखा दिया है और ये आपको हर एक यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाले लोगों को इस बात जानकारी नहीं होती है। वो लोग अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो कुछ 50% बातें अपनी तरफ से लिख देते हैं ताकि लोग उसे फॉलो करें और उसके व्यूअर्स ज़्यादा बने। मुझे थोड़े ही सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए जो मेरी इस बात को समझते हैं। ऐसे लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ पर अपना मन बहला सकते हैं। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल आपके जीवन से संबंधित, जीवन जीने से संबंधित जो नियम हमारे यानी संविधान के अंदर है, मैं सब बातें अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी आपको वीडियो लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप मेरे वीडियो के नीचे लिखना, मैं इससे भी अच्छी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और जानकारी दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।